हेलो गाइस, वेलकम। हेलो। तो आज हम एक हिंदी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्याकरण। व्याकरण का चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलैक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो हम सब समाज में रहते हैं। हमारी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी अपनी जरूरत है और विचार हैं, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने भाव हैं। सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग भाव होते हैं, सबके अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। अब हम निरंतर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब इसके लिए हम अनेक साधन अपनाते हैं। जैसे यही साधन भाषा कहलाते हैं। तो हम अलग अलग साधन अपनाएं, चाहे हम मौखिक साधन अपनाएं, चाहे हम लिखित साधन अपनाएं, चाहे हम सांकेतिक साधन अपनाएं। वो होएगा, साधन तो होएगा, लेकिन वो साधन क्या होएगा? वो भाषा होगा। ठीक है। तो हम संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। अगर हम वैसे नहीं उस आदमी को समझा पाते, तब हम करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको दो चित्र बताऊं, पहले चित्र में एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को चुप होने के लिए बोल रहे। ये उसका इशारा कुछ ऐसे है। ठीक है। और दूसरी मैं अगर आपको चित्र बताऊं, तो उसमें एक रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे एक आदमी खड़ा है, अपने हाथ में झंडा लहराते हुए। हरे रंग का झंडा है। तो अगर पहले चित्र में आदमी होठों पर उंगली रखकर हाथ के इशारे से बच्चे को चुप बैठने के लिए कह रहा है, और दूसरे चित्र में स्टेशन मास्टर हरे झंडा दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत दे रहा है। तो ये दोनों सिंबल सांकेतिक भाषा हो गई है ना। तो ये सांकेतिक है, लेकिन ये क्या है? भाषा है। ठीक है। तो लेकिन हमेशा संकेतों से अपनी बात का तो प्रस्तुशन हम कर नहीं सकते। समझाई या कहीं नहीं जा सकती है। तो यह काम केवल भाषा द्वारा ही संभव होता है। और चाहे हम इशारों में बोले, चाहे हम बोलकर समझाएं या इशारों में समझाएं, कैसे भी समझाएं, होएगा वो क्या? भाषा ही होएगा। ठीक है। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाषण भाषण धातु से बना है, और जिसका अर्थ है बोलना या वाणी। ठीक है। और बोलते समय सभी प्राणियों के मुंह से बहुत सी ध्वनियां निकलती है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं अभी सॉफ्ट बोल रही हूँ, एकदम आराम से बोल रही हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे परेशान करेगा, कोई मुझे इरिटेट करेगा, तो मेरी आवाज ऊंची हो जाएगी और मैं उसे डांटूंगी कि मुझे मत परेशान करो। तो वो जो स्वर है, वो जो ध्वनि है, वो अलग अलग रहेगी। अभी मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन अच्छा है, लेकिन अगर मुझे कोई परेशान करेगा तो मैं उसको समझाऊंगी, और अगर वो समझेगा नहीं तो मुझे अपनी आवाज ऊंची करनी होगी। तो एक ही आदमी के मुंह से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। ठीक है। अब लेकिन ये ध्वनियां भी भाषा नहीं कहा जा सकती। अब ये हम बोल रहे हैं, इसे हम भाषा थोड़ी ना कहेंगे, क्योंकि ये निरर्थक है। ठीक है। हम मनुष्य अपने मुंह से जब सार्थक और एक व्यवस्था में बंधी हुई ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी धीरे बोल रही हूँ, फिर एकदम से मैं तेज बोलने लगी, फिर मैं धीरे बोल रही हूँ, फिर एकदम से मैं तेज बोलने लगी, तो भाषा तो नहीं होगा,
किसी को समझ में तो आ नहीं रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, वो भाषा नहीं होएगा, ठीक है, क्योंकि वो निरर्थक रूप से बोला गया। अगर आप उससे सार्थक मतलब सही रूप से बोलोगे, ढंग रूप से बोलोगे, तो वो भाषा कहलाएगी। अब मैं आपको मित्रों की, दो फ्रेंड्स की बातें सुनाऊंगी, ठीक है। अब एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की का नाम क्या है? मानसी। तो जो लड़का है वो पूछता है, मानसी कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। मानसी कहती है कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। दूसरे चित्र में एक बच्चे के मम्मी पापा बैठे हैं। पापा जो है वो अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी जो है वो अखबार पढ़ रहे हैं, और माताजी जो है वो कागज पे कुछ लिख रही हैं, ठीक है। अब पहले चित्र में एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है, लड़की भी उसकी बात सुनकर जवाब दे रही है। दूसरे चित्र में पिताजी अखबार में से पढ़कर सूचनाएं प्राप्त कर रही हैं। माताजी पत्र में अपनी बात लिखकर बता रही है। ये लोग अपने बात बोलकर और लिखकर बता रहे हैं तथा दूसरों की बातें सुनकर और पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे की बात समझना और समझाना भी भाषा है। तो अभी पहले चित्र में जो है वो है मौखिक भाषा, ठीक है, वहां पे हम मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो दूसरे चित्र में है वो लिखित भाषा है, हम वहां पे लिखने अपने लिखन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक तरफ लिखित भाषा में एक तरफ पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़कर क्या कर रहे हैं? सूचना प्राप्त कर रहे हैं। वहां दूसरी तरफ माताजी कागज पर लिखकर बातें बता रही हैं। तो एक तरफ से दोनों चीजें हो गई लिखित भाषा, ठीक है। अब भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब बोलकर बताना अपनी बातों को, और दूसरा लिखकर बताना, ठीक है। तो अगर मैं मौखिक और लिखित को अच्छी तरह ब्रीफली डिफाइन करूं तो वो होएगा, भाषा के मौखिक रूप का अर्थ है कि बोलकर अपनी बात कहना। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे तब तक हम लिखना नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमें बोलना नहीं आएगा हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, और अगर हमने पहले ही लिखना स्टार्ट कर दिया तब हमें कुछ समझ में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जब हम बोल ही नहीं सकते हैं उस चीज को, जब हम कुछ बोलना ही नहीं सीख रहे हैं, तो लिखकर सीखने से क्या अर्थ है उसका? तो जैसे हम समाज में रहते हुए सहज रूप में ग्रहण कर लेते हैं। व्यवहार में हम बोलकर ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार जब हम बोलकर मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको बोलना नहीं आता लेकिन आपको लिखना आता है। आप लिखकर हर एक चीज तो लिखकर नहीं बता सकते, दूसरों को प्रकट नहीं कर सकते। तो आप हर एक चीज तो लिख के नहीं प्रकट कर सकते। अब जैसे किसी ने आपसे एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब एकदम आपको अच्छी तरह ब्रीफली देना है, बोलकर बता सकते हो आप, लेकिन आपको तब बोलना ही नहीं आता। आपको बोलना नहीं आता, आपको लिखना आता है। आपके पास ना कागज है ना पेन है, तो आप कैसे उसे लिखकर प्रकट करोगे? तो इसीलिए मौखिक रूप एक मेन रूप है। मतलब जब तक हमें मौखिक भाषा नहीं आएगी हम लिखित भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं लिखित भाषा की तरफ जाऊं, लिखित मतलब लिखकर, तो जब हम मन के भाव तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है।
अब भाषा लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। अब भाषा के विकास क्रम में भाषा का लिखित रूप, भाषा का मौखिक रूप के बाद आता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम चलते हैं बोली की तरफ। तो हमने इस पूरे चैप्टर में हमने अपने 4 टॉपिक सिखाए हैं, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो अभी इसमें से हमारा हो गया भाषा। अब हम बढ़ेंगे बोली की तरफ, ठीक है। अब एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। अब जैसे हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, केरला में कन्नड़ बोली जाती है, तो ऐसे हर एक अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा बोली जाती है और उसी भाषा को हम उस पर्टिकुलर, उस सामान्य स्थान में बोलते हैं, ठीक है। अब 5-10 किलोमीटर की दूरी में ही बोली में हल्का सा अंतर आ जाता है, परंतु उसके सामान्य रूप में बदलाव नहीं आता। इसलिए कहा गया है, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी बदले। अवधि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, मेडावी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली आदि हिंदी की बोलियां हैं। मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा में साहित्य रचना हुई थी, किंतु वर्तमान काल में खड़ी बोली का ही सबसे अधिक प्रचलन है, ठीक है। तो बोली मेनली क्या होती है, एक पर्टिकुलर जगह पे, एक सामान्य स्थान में जो एक ही तरह की भाषा बोली जाती है उसे हम कहते हैं बोली, ठीक है। तो वो कहलाती है अपनी बोली। अब हम पढ़ेंगे लिपि। अब भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अभी हमने बोली पढ़ा जो मौखिक रूप में आते हैं, अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि जो है वो लिखित रूप में आएगी। अमौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों मतलब वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब लिखने का ढंग कौन सा है, वो जो होता है वो भाषा पे ही बोली पे निर्भर करता है। अब जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो वो हम देवनागरी में लिखेंगे, मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। तो ऐसे करके अलग अलग भाषाओं का अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती हैं। कुछ भाषाओं की लिपि एक समान होती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब कुछ भाषाओं की लिपि है, जैसे हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है और गुजराती की भी देवनागरी है, उर्दू, फ्रांसी और अरबी का अरबी ही होता है। तो अब हम करते हैं मातृभाषा और राजभाषा। तो अभी हम पढ़ेंगे कि मातृभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। अब मातृभाषा जिस भाषा को बालक अपनी माँ और घर परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। एक हिंदी भाषा ही परिवार के बच्चे की मातृ हिंदी ही होगी। मतलब भारत में, अपने देश भारत में सब बच्चों को हिंदी आती ही होगी। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है।
क्योंकि मातृभाषा वो भाषा होती है जो हमें घर परिवार से सीखने को मिलती है, मतलब वो भाषा जो घर परिवार में बोली जाती है। अब अगर हम बोले राजभाषा, राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तथा जनता के बीच संपर्क के काम आती हो, राजभाषा कहलाती है। अब हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1950 को भारत का संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में राज्यों और शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाएं स्वीकार की गई है। अब मातृभाषा, हमारी भारत की मातृभाषा और राजभाषा एक ही है, जो है हिंदी। अब संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषा का उल्लेख किया गया है उनके नाम हैं असमिया, बंगाली और बंगला एक ही है। बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये जो 22 भाषा मैंने आपको बताई है वो सारी है जो भारत में बोली जाती हैं। अब हम चलते हैं व्याकरण की ओर। अब प्रत्येक भाषा के अपने नियम और अपनी व्यवस्था होती है। उनके यह कार्य भाषा का व्याकरण करता है। अब जरा यह बातचीत सुनिए। मैं आपको दो लोगों के बीच में बातचीत बताऊंगी। एक है माँ और दूसरा है बेटा। तो माँ, मेरे को आइसक्रीम खानी है। अब ये बोलता है, बेटा, अरे कल ही तो मैंने तुझको खिलाई थी। अरे कल ही तो मैं तुझको खिलाई था। अब माँ जो बोल रही हो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं वापस करती हूँ। अरे कल ही तो मैं तुझको खिलाई था। अब इस बातचीत से लगता है कि इन्हें हिंदी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं। माँ, मेरे को आइसक्रीम खाना है। माँ, मेरे को आइसक्रीम खाना है। अगर हम बोले तो वो होता है, माँ, मुझको आइसक्रीम खानी है। और माँ जो बोल रही है वो है, अरे कल ही तो मैं तुझको खिलाई था। इसकी जगह हम बोलते हैं, अरे मैंने तुझको कल ही तो खिलाई थी। ठीक है। तो क्योंकि इनके द्वारा बोले गए वाक्य शुद्ध नहीं है। भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण ही करता है। अब व्याकरण वह शास्त्र है जिनके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है।
अर्थात व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। अब व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अभी मैं आपको व्याकरण के अंग थोड़ा बताती हूँ। हम अपनी बात वाक्यों के द्वारा करते हैं। कहते हैं वाक्यों शब्द या पदों से बनता है और शब्द वर्णों से। अब इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, अब 3 अंग क्या होते हैं? वर्ण विचार, शब्द या पद विचार और वाक्य विचार। अभी वर्ण विचार होते हैं कि इसमें वर्णों में के मौखिक व लिखित रूप पर विचार किया जाता है। ठीक है, शब्द या पद विचार, इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति और रचना आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार क्या होता है? इसमें वाक्यों के अंग, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो ये 3 विचार होते हैं जो व्याकरण के अंग होते हैं। तो ये हमने चारों टॉपिक्स पूरे कर लिए हैं: भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आशा आपको ये समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जस्ट लाइक दैट।